जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में सल्तनत कालीन साहित्यों के बारे में चर्चा की थी और सल्तनत कालीन साहित्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में भी पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मुगल कालीन साहित्य की। अगर हम बात करें मुगल कालीन साहित्य की, तो मुगल कालीन साहित्य जो टॉपिक है, यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा कंडक्ट कराने वाले बोर्ड का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, जहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें मुगल काल की, तो भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत बाबर ने की थी। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था और बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत की। अगर हम बात करें पहले साहित्य की, तो हमारा पहला साहित्य है बाबरनामा। इस साहित्य को तुजु के बाबरी नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा को तुजु के बाबरी नाम से भी जाना जाता है और इस साहित्य की रचना स्वयं बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में की थी। बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में इस साहित्य की रचना की थी। बाद के वर्षों में इस साहित्य को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और जिन्होंने इस साहित्य की अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की, उनका नाम है लेडेन रस्किन तथा श्रीमती बेवरीज। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन, रस्किन तथा श्रीमती बेवरीज ने की थी। इसके अलावा इस साहित्य को फारसी भाषा में अनुवाद, इस साहित्य को फारसी में अनुवाद अब्दुर रहीम खाना ने किया था। बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद है, उसे अब्दुर रहीम खाना ने किया था। और यह जो साहित्य है बाबरनामा, यह साहित्य मुख्य रूप से बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने समकालीन भारत के हिंदू तथा मुस्लिम शासकों के बारे में भी वर्णन किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के हिंदू शासक मेवाड़ के राणा सांगा का भी जिक्र किया है। इसके अलावा बाबर ने अपने समकालीन भारत के शासकों में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने समकालीन भारत के शासकों में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक बताया है। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर के एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था उबैदुल्ला अहरारी। बाबर के एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था उबैदुल्ला अहरारी। बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में एक साहित्य की रचना की थी जिसका नाम है रिसाले वालिदिया। बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में एक साहित्य की रचना की थी जिसका नाम है रिसाले वालिदिया। बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में रिसाले वालिदिया नामक साहित्य की रचना की थी।
अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है हुमायूं नामा। जो हमारा अगला साहित्य है वह है हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा हमें मुख्य रूप से हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं बाबर का बेटा तथा मुगल वंश का दूसरा शासक हुआ। हुमायूं जो है वह बाबर का बेटा था तथा मुगल वंश का दूसरा शासक हुआ। और हुमायूं नामा जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर की थी। हुमायूं नामा साहित्य की रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर की थी। अगर हम बात करें गुलबदन बेगम की, तो गुलबदन बेगम जो थी वह हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन तथा बाबर की बेटी और अकबर की बुआ थी। गुलबदन बेगम जो थी वह बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन तथा अकबर की बुआ थी। और बात करें अगर हम गुलबदन बेगम की, तो गुलबदन बेगम जो है काफी विद्वान महिला थी, विदुषी महिला थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुमायूं विद्वान नहीं था, हुमायूं भी विद्वान था। और हुमायूं ने दीवान नामक साहित्य की रचना की थी। हुमायूं ने दीवान नामक साहित्य की रचना की थी। दीवान नामक जो साहित्य है, यह साहित्य भी हमें हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। दीवान नामक जो साहित्य है, यह साहित्य भी हमें हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा तारीख रसीदी, कानून हुमायूनी तथा तज़किरात उल वाक़ियात, ये सारे साहित्य हमें मुख्य रूप से हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें तारीख रसीदी की, तो यह साहित्य हमें बाबर से लेकर हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जो तारीख रसीदी साहित्य है, यह साहित्य कन्नौज के युद्ध यानी कि बिलग्राम के युद्ध का सजीव वर्णन करता है। तारीख रसीदी जो साहित्य है, यह साहित्य कन्नौज के युद्ध का सजीव वर्णन करता है। अगर बात करें हम कन्नौज के युद्ध की, तो कन्नौज का जो युद्ध था, यह युद्ध शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की हार हुई और हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तारीख रसीदी साहित्य की रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने किया था। तारीख रसीदी जो साहित्य है, इसकी रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने किया था। हमारा जो अगला साहित्य है वह है कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी साहित्य की रचना खुंदमीर ने की थी। अगर बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं ने अपने शासनकाल में कई नए नियम लागू किए तथा कई अध्यादेश जारी किए। और यह जो साहित्य है कानून ए हुमायूनी, यह साहित्य हमें हुमायूं के द्वारा बनाए गए नियम कानून तथा उसके द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कानून ए हुमायूनी जो साहित्य है, यह साहित्य हमें हुमायूं के नियम कानून तथा उसके द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जो हमारा अगला साहित्य है वह है तज़किरात उल वाक़ियात। और इस साहित्य की रचना खुंदमीर तथा जौहर जैसे विद्वानों ने मिलकर किया है। तज़किरात उल वाक़ियात साहित्य की रचना खुंदमीर तथा जौहर जैसे विद्वानों ने मिलकर किया है। और यह साहित्य भी हमें मुख्य रूप से हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तज़किरात उल वाक़ियात जो साहित्य है, यह साहित्य हमें मुख्य रूप से हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। हमारा जो अगला साहित्य है वह है अकबरनामा। हमारा जो अगला साहित्य है वह है अकबरनामा। और अकबरनामा जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा साहित्य की रचना अबुल फजल ने की थी। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के शासनकाल में जो साहित्य लिखे गए, उन साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य है वह है अकबरनामा। अकबर के शासनकाल में लिखे गए जो साहित्य है, उन साहित्यों में सबसे प्रमुख साहित्य है अकबरनामा। और यह साहित्य मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। अकबरनामा जो साहित्य है, वह साहित्य हमें मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। अगर बात करें हम इस साहित्य के पहले भाग की, तो इस साहित्य का पहला भाग हमें तैमूर से लेकर बाबर,
हुमायूं तथा अकबर के प्रारंभिक शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य तैमूर से लेकर बाबर, हुमायूं तथा अकबर के प्रारंभिक शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अकबरनामा का पहला भाग। अगर बात करें बाबर की, तो बाबर जो है वह पिता के तरफ से तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। इसके अलावा जो अकबरनामा का दूसरा भाग है, यह साहित्य हमें अकबर के संपूर्ण शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य का अकबरनामा साहित्य का जो दूसरा भाग है, इस साहित्य का दूसरा भाग हमें अकबर के संपूर्ण शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर बात करें अकबर के शासनकाल की, तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। जो अकबर का शासनकाल था वह 1556 से 1605 ईस्वी, और इस पूरे शासनकाल की जानकारी अकबरनामा का दूसरा भाग देता है। इसके अलावा इस साहित्य का जो तीसरा भाग है, वो तीसरा भाग जो है उसे आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा का तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है, और आईने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी साहित्य की रचना भी अबुल फजल ने की थी। इसके अलावा जो हमारा अगला साहित्य है वह है तब तारीख अकबरी। जो हमारा अगला साहित्य है वह है तारीख अकबरी, और यह साहित्य भी हमें मुख्य रूप से अकबर के शासनकाल में किए गए सुधारों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य अकबर ने अपने शासनकाल में जो सुधार किए, उन सुधारों के विषय में यह साहित्य हमें जानकारी प्रदान करता है। और तारीख अकबरी जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना आरिफ कंधारी ने किया था। तारीख अकबरी जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना आरिफ कंधारी ने किया था। इसके अलावा जो साहित्य हमें अकबर के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं वह है तबकात अकबरी, तोहफा अकबर शाही, नफाइस उल मासिर। हम बात करें तबकात अकबरी साहित्य की, तो इस साहित्य की रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया है। तबकात अकबरी जो साहित्य है, इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया है, और यह साहित्य हमें अकबर के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तबकात अकबरी जो साहित्य है, यह साहित्य हमें अकबर के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जैसे अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया, 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की। तो इस प्रकार तबकात अकबरी जो साहित्य है, यह साहित्य हमें अकबर के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जानकारी डाटा के रूप में प्रदान करता है। तबकात अकबरी जो साहित्य है, यह साहित्य हमें अकबर के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जानकारी डाटा के रूप में प्रदान करता है। और यही कारण है कि तबकात अकबरी साहित्य को मुगल काल का सबसे नीरस साहित्य कहा जाता है। तबकात अकबरी जो साहित्य है, इस साहित्य को मुगल काल का सबसे नीरस साहित्य कहा जाता है। अगर बात करें हम अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है तोहफा अकबर शाही। और तोहफा अकबर शाही जो साहित्य है, इसकी रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर के कहने पर की थी। तोहफा अकबर शाही जो साहित्य है, इसकी रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर के कहने पर की थी। हमारा अगला साहित्य है नफाइस उल मासिर। अगर हम बात करें नफाइस उल मासिर साहित्य की, तो इस साहित्य की रचना काजविनी ने किया है। नफाइस उल मासिर जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना काजविनी ने किया है। अगर बात करें नफाइस उल मासिर साहित्य की, तो यह साहित्य अकबर के शासन काल में अकबर के जीवन पर लिखी गई पहली पुस्तक है। नफाइस उल मासिर जो साहित्य है, यह साहित्य अकबर के शासन काल में अकबर के जीवन के ऊपर लिखी गई पहला साहित्य है, और इस साहित्य की रचना काजविनी ने किया है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है तारीफ अल्फी। हाँ, तारीफ अल्फी जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना मुल्ला दाऊद ने किया है। तारीफ अल्फी जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना मुल्ला दाऊद ने किया है, और यह साहित्य भी हमें अकबर के विषय में जानकारी प्रदान करता है।
अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो अगला साहित्य है मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब उत तवारीख जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना बदायूनी नामक विद्वान ने किया है। अगर हम बात करें बदायूनी की, तो बदायूनी ने ही मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा था कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर जो है वह धर्मनिरपेक्ष की नीति पर काम करता था और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम किया करता था। और बदायूनी जो इतिहासकार है, यह बदायूनी अकबर के धार्मिक नीतियों का आलोचक था। अकबर जो है, बदायूनी जो है वह अकबर के धार्मिक नीतियों का आलोचक था और बदायूनी अकबर को काफिर कहा करता था। बदायूनी जो है अकबर को काफिर कहा करता था। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है जहांगीरनामा। जो हमारा अगला साहित्य है वह है जहांगीरनामा, और इसी साहित्य को तुजुके जहांगीरी भी कहा जाता है। इसी साहित्य को तुजुके जहांगीरी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जहांगीरनामा साहित्य की, तो इस साहित्य की रचना स्वयं जहांगीर ने की थी। जहांगीरनामा साहित्य की रचना जो है वह स्वयं जहांगीर ने किया था। अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर जो है वह अकबर का बेटा था। जहांगीर जो है वह अकबर का बेटा था और इसका बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम जो है वह सलीम था। सलीम। कहा जाता है कि जहांगीर जो है इस साहित्य को पूरा नहीं कर पाया था। जहांगीर जो है इस साहित्य को पूरा नहीं कर पाया था और इस साहित्य को बाद के वर्षों में मोतबिंद खां ने पूरा किया। इस साहित्य को बाद के वर्षों में मोतबिंद खां ने पूरा किया। यानी कि इस साहित्य को, जहांगीरनामा जो साहित्य है, इस साहित्य को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है इकबालनामा ए जहांगीरी। हमारा जो अगला साहित्य है वह है इकबालनामा ए जहांगीरी, और इस साहित्य की रचना मोतबिंद खां ने ही किया था। इस साहित्य की रचना भी मोतबिंद खां ने किया था। अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के शासनकाल में खैनी अर्थात तंबाकू के खेती की शुरुआत हुई थी। जहांगीर के शासनकाल में ही तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई थी, और जब तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई तो लोगों ने तंबाकू का अत्यधिक सेवन करना शुरू कर दिया। लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में तंबाकू सेवन करने लगे। बाद के वर्षों में जाकर जहांगीर को अध्यादेश जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि हम तंबाकू की खेती को बंद करते हैं। जहांगीर ने अध्यादेश जारी कर तंबाकू की खेती को बंद करने का आदेश दिया। अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर जो है वह खुद बहुत बड़ा शराबी था। जहांगीर के भाई दानियाल तथा मुराद का अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के भाई दानियाल तथा मुराद का अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से मृत्यु हो गई थी। जहांगीर भी खुद बहुत बड़ा शराबी था, लेकिन जहांगीर जो है लिमिट में पीता था, इसीलिए बचा रहा। अगर हम बात करें जहांगीर की, तो यूं तो जहांगीर की कई रानियां पटरानियां थी। उन्हीं में से एक थी नूरजहां, और नूरजहां के बारे में कहा जाता है नूरजहां जहांगीर के लिए शराब का पैक बनाया करती थी। नूरजहां जो है वह जहांगीर के लिए शराब का पैक बनाया करती थी। नूरजहां जहांगीर के कमजोरियों को बखूबी जानती थी। नूरजहां जहांगीर के यूं कहे कि कम नब्ज को पकड़ ली थी, और यही कारण है कि जहांगीर के संपूर्ण शासनकाल में नूरजहां का दबदबा रहा। बिना नूरजहां के आदेश के जहांगीर कोई भी कार्य नहीं करता था। इसीलिए कहा जाता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब बुरी चीज है। एक टीचर हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन शराब को लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि आपकी नौकरी है और आपकी शादी हो गई है और उस स्थिति में यदि आप शराब पीकर घर आते हैं तो बीवी बोलती है कि ड्रिंक करके घर आए हैं,
और वहीं यदि किसी बेरोजगार व्यक्ति की शादी हो गई है और उस स्थिति में वह शराब पीकर यदि घर आता है तो बीवी बोलती है कि घोड़ा के मूत्र पी कर आए हैं। इसीलिए भैया शराब बुरा चीज है, शराब नहीं पीना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में, आपकी नौकरी हो या ना हो। इस शराब पीने से आपका धन धर्म इज्जत सब जाता है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले साहित्य की ओर। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है शाहजहांनामा। जो हमारा अगला साहित्य है वह है शाहजहांनामा। और इस साहित्य की रचना इनायत खान ने की है। इस साहित्य की रचना इनायत खान ने की है। शाहजहांनामा जो साहित्य है, यह साहित्य हमें मुख्य रूप से शाहजहां के विषय में जानकारी प्रदान करता है। शाहजहांनामा जो साहित्य है, यह हमें शाहजहां के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का नाम जो है वह खुर्रम था। और शाहजहां जो है वह जहांगीर का बेटा था। शाहजहां जो है वह जहांगीर का बेटा था। अगर बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां का जो शासनकाल है वह 1628 से 1658 है। शाहजहां का जो शासनकाल है वह 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी है। यानी कि लगभग शाहजहां का जो शासनकाल है वह 30 वर्षों का है। शाहजहां का जो शासनकाल है वह 30 वर्षों का। शाहजहां ने ही आगरा में अपनी बीबी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने ही आगरा में अपनी बीबी मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो साहित्य हमें शाहजहां के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं वह है चहार चमन, बादशाहनामा तथा बादशाहनामा। ये साहित्य भी हमें मुख्य रूप से शाहजहां के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें चहार चमन की, तो चहार चमन की रचना चंद्रभान ने की है। चहार चमन जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना चंद्रभान ने की है। वहीं अगर बात करें बादशाहनामा की, तो बादशाहनामा को 3 विद्वानों ने लिखा है, काजवीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस। बादशाहनामा जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना काजवीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस ने की है। अगर बात करें हम बादशाहनामा की, तो बादशाहनामा को 3 भागों में बांटा गया है। बादशाहनामा को 3 भागों में बांटा गया है। अगर बात करें हम पहले भाग की, तो बादशाहनामा का जो पहला भाग है वह शाहजहां के शुरुआती 10 वर्षों के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। बादशाहनामा का जो पहला भाग है वह शाहजहां के शुरुआती 10 वर्षों के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और यह जो पहला भाग है इसकी रचना काजवीनी ने की है। बादशाहनामा का जो पहला भाग है इसकी रचना काजवीनी ने की है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरे भाग की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की है। अगर हम बात करें बादशाहनामा के दूसरे भाग की, तो बादशाहनामा का जो दूसरा भाग है उसकी रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की है। और जो दूसरा भाग है वह शाहजहां के 20 वर्षों के शासनकाल के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो बादशाहनामा का दूसरा भाग है वह शाहजहां के 20 वर्षों के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे भाग की, तो जो बादशाहनामा का तीसरा भाग है इसकी रचना मोहम्मद वारिस ने की है। बादशाहनामा का जो तीसरा भाग है इसकी रचना मोहम्मद वारिस ने की है। और यह शाहजहां के 21 से 30 वर्ष के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो बादशाहनामा का तीसरा भाग है वह शाहजहां के 21 से 30 वर्षों के शासनकाल के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है बादशाहनामा। और बादशाहनामा जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना भी अब्दुल हामिद लाहौरी ने की है। बादशाहनामा जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना भी अब्दुल हामिद लाहौरी ने की है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है आलमगीरनामा। जो हमारा अगला साहित्य है वह है आलमगीरनामा। और इस साहित्य की रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने की है। आलमगीरनामा जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने की है। अगर हम बात करें आलमगीरनामा की,
तो यह साहित्य हमें मुख्य रूप से औरंगजेब के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आलमगीरनामा जो साहित्य है, यह साहित्य हमें मुख्य रूप से औरंगजेब तथा मुगल काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा फुतुहात ए आलमगीरनामा, मुंतखाब उल लुआब, नुस्खा ए दिलकुशा, ये चारों साहित्य हमें मुख्य रूप से औरंगजेब तथा मुगल काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब जब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था, उस समय औरंगजेब का नाम आलमगीर था। जिस समय औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था, उस समय औरंगजेब आलमगीर नाम से सिंहासन पर बैठा था। अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और औरंगजेब ने ही दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने ही दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है फुतुहात ए आलमगीरनामा, और इस साहित्य की रचना ईश्वरदास नागर ने किया है। फुतुहात ए आलमगीरनामा जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना ईश्वरदास नागर ने किया है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है मुंतखाब उल लुआब, और इस साहित्य की रचना खफी खां ने किया है। मुंतखाब उल लुआब जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना खफी खां ने किया है। और मुंतखाब उल लुआब जो साहित्य है, इस साहित्य को औरंगजेब से छिपा कर लिखा गया है। यानी कि जब यह साहित्य लिखा जा रहा था, उस समय औरंगजेब को इसकी जानकारी नहीं थी और इस साहित्य में औरंगजेब की आलोचना की गई है। इस साहित्य में औरंगजेब की भर भर के आलोचना की गई है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना भीमसेन ने किया है। इस साहित्य की रचना भीमसेन ने किया है। ये चारों साहित्य आलमगीरनामा, फुतुहात ए आलमगीरनामा, मुंतखाब उल लुआब तथा नुस्खा ए दिलकुशा, ये साहित्य हमें मुख्य रूप से औरंगजेब के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं तथा मुगल इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पे हमारा मुगल कालीन साहित्य जो है खत्म होता है। अगर हम बात करें मुगल कालीन साहित्य की, तो मुगल कालीन साहित्य बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमने जितनी साहित्यों की चर्चा की है वो काफ़ी है। इससे पिछले क्लास में हमने सल्तनत कालीन साहित्यों के बारे में पढ़ा था और एक एक करके सभी साहित्यों की चर्चा की थी। उसी प्रकार हमने मुगल कालीन साहित्यों के बारे में भी एक एक करके चर्चा की है। अगर हम बात करें पिछले क्लास की, जिसमें हमने सल्तनत कालीन साहित्यों की चर्चा की है और सल्तनत कालीन साहित्यों में जिन शासकों की चर्चा की है तथा मुगल कालीन साहित्य में जिन शासकों की चर्चा की है, हम आगे की क्लास में इन शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा अगला क्लास होगा वह होगा विदेशी यात्रियों का विवरण, और इसके बाद हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत को। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।